हेलो दोस्त। आज हम लेकर आए आप लोग के लिए फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं? देखो, केमिस्ट्री में भी हम एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल भस्म एवं लवण पढ़ा चुके हैं। और केमिस्ट्री में एक बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्बनिक या कार्बन एवं उनका यौगिक, जिसमें आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है, वो सभी बता चुके हैं। और मैथ में तो हम बता चुके हैं, काफ़ी पार्ट समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोग को सब वीडियो देखना है तो मेरे फोटो पर क्लिक करें। मेरे फोटो पर क्लिक करने के बाद आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट में जाए, आप लोग को सभी वीडियो मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, ऑफ मतलब का, लाइट मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है? देखो, परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौटना को परावर्तन कहते हैं। तो किसका टकरा कर लौटना? तो प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का टकरा कर लौटना। ऐसा बोलेंगे क्या? गेंद का परावर्तन, यानी गेंद का टकरा कर लौटना। ठीक है, तो गेंद का परावर्तन होगा। जैसे हम लोग गेंद को धरती पर बजाते हैं तो क्या होता है? गेंद ऊपर आ जाता है, धरती से टकरा कर क्या होता है? ऊपर लौट जाता है। तो ऊपर लौट जाता है तो क्या? वहाँ गेंद का परावर्तन हुआ। उसी प्रकार जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा तो पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन मतलब आप लोग समझ गए होंगे। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौटना। बोलेंगे गेंद का परावर्तन यानी गेंद का टकरा कर लौटना। उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन है प्रकाश का टकरा कर लौटना, यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना। क्या कराता है? प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं वस्तु कैसा होना चाहिए। अब ध्यान देना है, वस्तु पारदर्शी होना चाहिए, यानी उससे प्रकाश आर पार नहीं हो। अगर मान लो ये वस्तु है और ये इससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, इधर का प्रकाश इधर चल जाएगा, इधर का प्रकाश इधर चल जाएगा, तो क्या टकरा कर लौट पाएगा? टकरा कर नहीं लौट पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकाश तो पार हो जा रहा है, टकरा कर लौटेगा कहाँ? ये तो पार हो गया है। तो वस्तु कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन कब काम करेगा? जब वस्तु कैसा हो? अपारदर्शी। तो जब अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा प्रकाश, तो प्रकाश क्या होगा? पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा किस में होता है? तो प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण में। किस में होता है? प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा होता है दर्पण में। दर्पण में लगभग प्रकाश का काफ़ी भाग क्या होता है? परावर्तन हो जाता है, यानी उस दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है ना, तो परावर्तन आप लोग समझ गए हैं। परावर्तन किसको कहते हैं? तो प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी इसलिए बोले अपारदर्शी जिससे कि वस्तु पार ना हो जाएगा। पार हो जाएगा तो परावर्तन नहीं, तो वो फिर अपवर्तन होने लगेगा, जो हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये वस्तु है और ये क्या अपारदर्शी वस्तु है, इससे प्रकाश टकराया और लौट गया तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। ये वस्तु है, इससे प्रकाश टकराया लौट गया तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। आप लोग जानते हैं गेंद को जब आप लोग 90 डिग्री पे सीधे बजाते हैं धरती पर, क्या होता है? गेंद फिर उसी दिशा उसमें ऊपर लौट जाता है। गेंद को जब 90 डिग्री पर बजा देंगे तो गेंद भी क्या होता है? 90 डिग्री पर ऊपर लौट जाता है। तो वही जब प्रकाश भी 90 डिग्री पर आएगा तो 90 डिग्री पर लौट जाएगा। ठीक है ना, और गेंद को आप लोग धरती पर ऐसे बजा रहे हो, तिरछा बजा रहे हो, तो देखो तिरछा बजा रहेगा तो गेंद इधर नहीं आएगा। तिरछा आप लोग बजा दिएगा गेंद को तो गेंद जितना डिग्री पर आएगा, जितना तिरछा होकर आएगा उतना तिरछा होकर चला जाएगा। उसी प्रकार प्रकाश भी जितना तिरछा होकर आएगा, किसी वस्तु पर टकराएगा, किसी वस्तु से टकराएगा, उतना ही तिरछा होकर क्या होगा? वो चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग गेंद का तुलना प्रकाश से करें तो आप लोग अच्छा समझ आ जाएगा। तो प्रकाश परावर्तन को समझ गए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं कि प्रकाश की उत्पत्ति की दृष्टि से वस्तु दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु। क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को बोलते हैं ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अप्रदीप्त वस्तु को बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो प्रकाश की उत्पत्ति के दृष्टि से वस्तु दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है। प्रदीप्त वस्तु उसे कहेंगे जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, जो प्रकाश उत्पन्न करे उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। वो मतलब नहीं। अप्रदीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं करे। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु।
सिंपल बात है। फिर बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु को उसे कहेंगे जो प्रकाश को उत्पन्न करेगा, उसको प्रदीप्त वस्तु। और वो मतलब नहीं, क्या नहीं, तो प्रकाश जो उत्पन्न नहीं करेगा उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में क्या आ जाएगा, सूर्य। सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, हाँ सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, दिन होता है। तो सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु। उसी प्रकार बोलेंगे बल्ब, तो बल्ब से क्या होता है, लाइन आता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो बल्ब भी क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तु। उसी प्रकार बोलेंगे मोमबत्ती, मोमबत्ती से उत्पन्न होता है, तो मोमबत्ती को जलाते हैं तो लाइट उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो मोमबत्ती भी क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तु। उसी प्रकार बोलो आप लोग लालटेन, उसी प्रकार हो जाएगा आपका लैम्प, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ, ऐसे हुआ प्रदीप्त वस्तु। उसी प्रकार बोल दो तारा, तारा में भी अपना प्रकाश होता है, तो ये सब क्या हुआ, ऐसा हुआ प्रदीप्त वस्तु। क्यों, क्योंकि ये सभी से प्रकाश उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जैसे जिस पर हम पढ़ा रहे हैं कॉपी, कॉपी से क्या प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं, तो प्रदीप्त वस्तु। किताब, किताब से प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं, तो क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तु। कलम, कलम से प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं, तो प्रदीप्त वस्तु। ईंट, पत्थर, जो लिखना है लिखो, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। लेकिन ध्यान रखना चंद्रमा भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा का खुद अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का खुद अपना प्रकाश नहीं है। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो टकरा कर पृथ्वी पर आता है, ठीक है ना। यानी ये सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा से टकरा कर पृथ्वी पर आ रहा है, जिसके कारण चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं था, इसलिए चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा। चंद्रमा क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु। याद रखना, ये पूछा जाता है चंद्रमा कैसा वस्तु है, तो अप्रदीप्त है, ठीक है ना। ग्रह, ग्रह यानी जैसे पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है। बुध भी क्या है, ग्रह है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ग्रह है। तो ग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता। अगर ग्रह का अपना प्रकाश होता तो पृथ्वी दिन भर लाइट करता, रात होता है नहीं, पृथ्वी से भी लाइट निकलता। लेकिन पृथ्वी से क्या लाइट निकलता है, नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से लाइट, सूर्य के प्रकाश से वो लाइट टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ग्रह भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। तो आप लोग प्रदीप्त अप्रदीप्त समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं पुंज। क्या पढ़ते हैं, पुंज। पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम। देखो पुंज किसको कहेंगे, तो आप लोग किरण जानते हैं, तो किरण बोलेंगे तो एक किरण। और जब बहुत सारा किरण इसमें मिल जाएगा, जैसे लाइट आप लोग टॉर्च जलाते हैं, जब टॉर्च जलाते हैं, ये टॉर्च है, जब टॉर्च जलाते हैं तो बहुत सारा किरण निकलता है, तो बहुत सारा किरणों के समूह को पुंज कहेंगे। किरणों के समूह के यानी किरण के समूह को, यानी बहुत सारा किरण जब एक साथ मिल जाता है तो क्या कहलाता है, पुंज। क्या कहलाता है, पुंज कहलाता है, ठीक है ना। जैसे लाइन आया आपके घर में तो क्या होता है, बल्ब जलता है और चारों दिशा में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, तो उससे क्या हो, बहुत सारा किरण निकला है। तो जब बहुत सारा किरण निकला तो उसको बोलेंगे पुंज। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, किरण पुंज होता है 3 प्रकार का। किरण पुंज होता है 3 प्रकार का, ठीक है ना। पहला किरण पुंज जो होता है वो होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम, ठीक है ना। दूसरा किरण पुंज होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। और तीसरा जो होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी को इंग्लिश में बोलेंगे डायवर्जिंग बीम, ठीक है ना। तो पुंज 3 प्रकार का, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब बात करना है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों का परिभाषा क्या है वो बताना है। देखो अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में अंतर समझते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, वैसा किरण पुंज जो फैलता हुआ आता है और एक बिंदु पर मिल जाता है। यानी फैल के तो आ रहा है लेकिन वो एक बिंदु पर आके मिल जाएगा, उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलता है, जैसे ये किरण इधर से आया है, ये किरण इधर से आया है, ये किरण इधर से आया है, उसी प्रकार बहुत सारा किरण आ रहा है, फैलते हुए आ रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। समझ आ गया है, जब फैलते हुए आता है और एक बिंदु पर मिल जाता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो जो किरण एक बिंदु पर आकर, जो किरण एक बिंदु पर आकर मिलता है उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब क्या होता है, अभिसारी का जस्ट उल्टा अपसारी। इसमें एक बिंदु पर आकर किरण सभी मिला है, इसमें क्या होगा, अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चला जाएगा। यानी एक बिंदु से निकलेगा और यहाँ से फैल जाएगा, क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे टॉर्च से लाइट आपको निकलता है, तो टॉर्च से लाइट जब निकलता है, जैसे टॉर्च ये बना दिया, टॉर्च में क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है, उसका किरण क्या होता है, फैल जाता है,
तो वो क्या हुआ, वो हुआ अपसारी किरण पुंज। क्या हुआ, अपसारी किरण पुंज। लेकिन आप लोग देखे होंगे, आप लोग कस्टम बॉक्स में एक उत्तल लेंस होता होगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, उसको धूप में रखते होंगे ऐसे। तो क्या होता होगा, उस उत्तल लेंस से कागज का टुकड़ा जल जाता होगा। क्यों जल गया, क्योंकि जो सूर्य का जो किरण फैलता हुआ आया उस पर, यानी वो जो आपका कंपोस्ट बॉक्स में जो था लेंस था, उस पर जितना भी किरण फैलता हुआ आया सूर्य किरण, उसको क्या किया, वो एक बिंदु पर जाके मिला दिया। एक बिंदु पर क्या किया, जाके मिला दिया। और जब बहुत सारा किरण एक बिंदु पर जाकर मिलेगा तो सभी में ऊष्मा है, सभी किरण में क्या ऊष्मा है। और सभी ऊष्मा जब एक जगह मिल गया था तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऊष्मा हो गया। बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने के कारण क्या हुआ, वो कागज़ को जला दिया। तो वो किसका काम कर रहा था, वो अभिसारी किरण पुंज का काम कर रहा था। लेकिन जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो किरण निकलता है वो फैलता हुआ चला जाता है। तो वो क्या हुआ, अपसारी किरण पुंज। जो हम लोग के घर में जो बल्ब है, बल्ब जलता है, लाइन आता है तो हर दिशा में प्रकाश हो जाता है, तो वो भी क्या है, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किससे कहेंगे, जो एक बिंदु से निकल कर फैलता हुआ चला जाए, उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किससे कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे जो न तो फैल रहा है और नहीं मिल रहा है, बल्कि वो समांतर चल रहा है। क्या हो रहा है, एक दूसरे के समांतर चल रहा है, उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अब थोड़ा समझते हैं अपनी देसी भाषा में। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, ये आपका क्या है, स्कूल है। स्कूल जाते हैं तो मान लो ये आपका स्कूल है। आप लोग देखते हो कि स्कूल जाने के लिए जरूरी नहीं कि सब इसी दिशा से स्टूडेंट आ रहा है। जिसका गांव इधर है इस दिशा से स्टूडेंट आ रहा है, जिसका गांव इधर है इस दिशा से स्टूडेंट आ रहा है, जिसका गांव इधर है इधर से स्टूडेंट आ रहा है। यानी हर दिशा से क्या होता है, स्टूडेंट स्कूल आता है। तो हर दिशा से फैलते हुए आ रहा है, लेकिन क्या है, स्कूल एक बिंदु को मान लो, तो स्कूल में क्या हो रहा है, सब मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी किरण क्या, वो फैलते हुए आया और एक बिंदु मिल गया। उसी प्रकार स्टूडेंट लोग क्या होता है, स्कूल आता है तो सभी दिशा से आता है और स्कूल में एक बिंदु में मिल जाता है। तो क्या हुआ, वह अभिसारी स्टूडेंट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर ही अभिसारी किरण पुंज हो गया है। अब स्कूल में पहुँचने के बाद क्या होता है, सभी स्टूडेंट लाइन लगता है, खड़ा हो गया, सभी स्टूडेंट लाइन में खड़ा हो गया, प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया है। तो वो लाइन में खड़ा हो गया है, यानी नहीं तो वो एक बिंदु पर मिल रहा है, नहीं तो एक बिंदु से निकल रहा है। वो क्या हुआ, लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में खड़ा हो गया यानी समांतर किरण पुंज बन गया है। तो यहाँ बोलेंगे समांतर स्टूडेंट बन गया है। अब स्टूडेंट के स्कूल से जब छुट्टी होता है, तो ये स्कूल से छुट्टी हुआ है, फिर वो क्या आता है, ये स्कूल में सब एक जगह जमा था, लेकिन ये स्कूल से जैसे छुट्टी हुआ तो ये दिशा से अपना अपना घर जिस दिशा में वो दिशा में जाने लगा है। तो फिर क्या हुआ, स्टूडेंट फिर फैल गया, यानी स्कूल एक बिंदु था जहाँ पर सभी एक बिंदु पर इकट्ठा था, लेकिन जैसे छुट्टी हुआ तो फिर फैल गया है। तो इस प्रकार यहाँ भी देख रहे हैं कि एक बिंदु से क्या हुआ, फैल गया है। तो इस क्या होता है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, इसको बोलेंगे अपसारी स्टूडेंट। समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं, प्रकाश का किसी वस्तु से पार हो जाना या नहीं पार होना की दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार का होता है। तो वस्तु होता है 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला होता है पारदर्शी वस्तु। क्या होता है, पारदर्शी वस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसका दूसरा होता है पारभासी। क्या होता है, पारभासी। और तीसरा होता है अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, इसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट और इसको बोलेंगे ओपेक्यू। अब समझते हैं तीनों में अंतर क्या है। पारदर्शी यानी दर्शी मतलब देखना, यानी वैसा वस्तु जिसका इस पार से उस पार दिखाई दे, उसको बोलेंगे पारदर्शी। यानी आप चश्मा आप देखें, चश्मा पहनने पर क्या होता है, चश्मा पहनने पर क्या होता है, ये साइड का वस्तु दिखता है कि नहीं दिखता है, जो आँख के बाहर उसको वस्तु दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि चश्मा क्या है, पारदर्शी है। अगर चश्मा पारदर्शी नहीं तो चश्मा लगाने के बाद मेरे सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन चश्मा में जो शीशा है, जो कांच है, वो क्या है, पारदर्शी है। यानी पारदर्शी मतलब दिखे, यानी इस पार से उस पार दिख जाए, उसको बोलते हैं क्या, पारदर्शी वस्तु। तो चश्मा में जो कांच है, तो कांच क्या हो गया, पारदर्शी वस्तु। यानी ऐसा बोलेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो, आर हो गया अब पार हो जाए, जिससे प्रकाश इस दिशा में चला जाए और इस दिशा में भी आर पार हो जाए, उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे कांच से वस्तु क्या हुआ, आर पार, प्रकाश आर पार हो रहा है, उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। उसी प्रकार सफा पानी पूरा सफा है, उसमें कीचड़ नहीं है, गंदा नहीं है, पूरा सफा पानी है। तो सफा पानी आप लोग देखते होंगे कि मछली अंदर है, तो मछली आप लोगों को ऊपर से ही दिखाई देता होगा। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि सफा पानी है, तो उससे प्रकाश क्या हो रहा है, आर पार हो रहा है। जब प्रकाश आर पार हो रहा है तो इसलिए उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। जैसे बोलेंगे हवा,
अब हवा तो हर जगह है, अगर हवा हवा अगर वो पारदर्शी रहता तो क्या हम लोग को दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। हवा से भी क्या हो रहा है? प्रकाश आर पार हो रहा है। अगर हवा से प्रकाश आर पार नहीं होता तो क्या सूर्य का किरण आ पाता पृथ्वी तक? नहीं, क्योंकि सूर्य के किरण को हवा ऊपर ही रोक देता। लेकिन क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, क्योंकि यानी हवा को पार कर रहा है सूर्य का प्रकाश। यानी हवा भी क्या हो पारदर्शी, क्योंकि हवा से भी प्रकाश आर पार हो जाता है। अब समझते हैं अपारदर्शी। तो पारदर्शी का जस्ट उल्टा, पारदर्शी यानी पारदर्शी यानी पार हो जाए, जैसे प्रकाश क्या हो? पार हो जाए। वो मतलब नहीं, पार मतलब पार हो। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बोल दें क्या, दीवार, आपके घर में जो दीवार है, दीवार से क्या उस पार देख पाते हैं कि मेरे पड़ोसी में जो हुआ क्या कर रहे हैं? नहीं देख पाते हैं। दीवार क्या हुआ? अपारदर्शी वस्तु। कॉपी ले लो, कॉपी आँख पर लगाओ, देखो ऊपर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या हुआ? पारदर्शी वस्तु हुआ। किताब ले लो, किताब आँख पर ले जाओ, देखो ऊपर दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। क्या हुआ? अपारदर्शी वस्तु हुआ है। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार कुछ भी ईंट आँख के सामने ले लो या पत्थर ले लो, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, तो ये सभी से क्या है? वो पार दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे इस पदार्थ से होकर वस्तु आर पार नहीं हो रहा है, इसलिए इससे दिखाई नहीं, इस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या हो? पारदर्शी वस्तु। पारभासी क्या है? तो ये दोनों के बीच में, यानी पारदर्शी में पूरा प्रकाश पार हो रहा था, और पारदर्शी में बिल्कुल प्रकाश पार नहीं हो रहा था। पारदर्शी में पूरा हमको इस पार से उस पार दिखाई दे रहा था, और पारदर्शी में थोड़ा सा भी ये पार से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पारभासी में क्या होगा? इसमें पूरा प्रकाश पार हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा। इसमें बिल्कुल पार नहीं हो रहा था, इसमें थोड़ा थोड़ा पार होगा, तो उसको बोलेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी वस्तु। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। आप लोग ठंडा टाइम में देखते होंगे कुहासा को, तो कुहासा में थोड़ा दूर तक आप लोग को दिखाई देता होगा। क्यों दिखाई देता होगा? क्योंकि कुहासा क्या है? पारभासी है, यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, इसलिए क्या है? कुहासा पारभासी है। क्या है? पारभासी है। उसी प्रकार कांच में तो पूरा प्रकाश पार हो जाएगा, तो क्या हुआ? पारदर्शी। क्या हुआ? पारदर्शी। कांच को आप क्या करो? आप चश्मा लो, चश्मा में जो कांच है उसको घसर दो, घसरने पर क्या होगा? लगरा, यानी रगड़ दो, उसको रोड पर रगड़ दो, ठीक है ना, तो रगड़ा हुआ कांच। और जब कांच को रगड़ दीजिएगा तो उसके बाद आँख के पास ले जाकर देखिएगा उसमें, तो आप लोग को पूरा सफ़ा दिखाई नहीं देगा, यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा सफ़ा। तो वो क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा सफ़ा, यानी उससे क्या होगा? या उस कांच से टॉर्च में से लाइट मार तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा। जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा तो क्या हुआ? पारभासी, लग रहा हुआ कांच। उसी प्रकार ये पन्ना है, इसको आप अपने आँख पर ले जाइएगा, ठीक है ना, तो दिखाई नहीं देगा उस पर। लेकिन इस पेज में हम लगा देते हैं तेल। क्या लगा देते हैं? तेल। तो तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़। जब इसमें तेल लगा देंगे तो देखिएगा आप लोग, तो इसको आँख पर जब ले जाइएगा तो थोड़ा आपको वो पार दिख जाएगा, वो पार थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो वो क्या हुआ? पारभासी। या इससे जब लाइट मारिएगा तो थोड़ा थोड़ा पार हो जाएगा, तो वो क्या हुआ? पारभासी। कैसा कागज़? तो तेल लगा हुआ कागज़। उसी प्रकार यहाँ पूरा सफ़ा पानी बोले थे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? गंदा पानी, यानी थोड़ा थोड़ा गंदा पानी। आप लोग मछली मारने जाते होंगे, थोड़ा गंदा पानी होता था, थोड़ा भागता होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होगा, तो आप अपने दोस्त को बोलते होंगे, अरे यहाँ पर थोड़ा मछली दिखाई दिया था भागते हुए। यानी गंदा पानी भी क्या है? पारभासी है। थोड़ा गंदा पानी, पूरा नहीं, थोड़ा गंदा पानी, ठीक है ना। उसी प्रकार आप लोग बचपन में खेलते होंगे चोर पुलिस, जिसमें क्या करता होगा? आपका आँख बंद कर देता होगा, ठीक है ना, या अपने शर्ट से आप अपना आँख बंद करते होंगे, तो आप अपने शर्ट से जब बंद करते हो थोड़ा थोड़ा आपको इस पार से उस पार दिखाई देता होगा, जिसके कारण क्या होता है कि आप अपने दोस्त को पहचानते होंगे, ठीक है ना। तो वो भी क्या था? पारभासी। अब हम समझते हैं अपना देसी भाषा में पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी, ठीक है ना। जैसे आप स्कूल गए, ठीक है स्कूल गए, स्कूल कमरे में आप बैठे हैं, ठीक है ना, सभी लोग बैठा है, और मान लो कमरा के दरवाज़ा भी बंद कर दें, कमरा जो दरवाज़ा है जाने का वो बंद कर दिए हैं, उसके बाद जो खिड़की है, ठीक है ना, वो पूरा बंद कर दिए हैं, ठीक है ना, और जितना भी कमरा में छेद था वो सभी हम बंद कर दिए। तो क्या आप शरीर का थोड़ा सा भी भाग बाहर निकल पाइएगा, या क्या आप बाहर इससे निकल पाइएगा? तो बाहर आप नहीं निकल पाइएगा, तो आप आर पार नहीं हो सके। तो आर पार जब आप नहीं हो सके हैं, जब आप आर पार क्रॉस का नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हो गया? वो पारदर्शी हो गया है। अब हम इस दरवाज़ा क्या करते हैं? खोल देते हैं। दरवाज़ा ऐसे खोल दिए तो स्टूडेंट बाहर भी जा सकता है, और स्टूडेंट क्लास के अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, स्टूडेंट अंदर भी आ सकता है। तो वो क्या होगा? पारदर्शी। क्या हो गया है? पारदर्शी। अब हम क्या करते हैं? दरवाज़ा तो बंद कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? खिड़की को छोड़ देते हैं। खिड़की को क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं। जब खिड़की को खुला छोड़ेंगे तो क्या करिएगा? आप पूरा निकल नहीं पाइएगा। क्या करिएगा? दोनों हाथ निकाल दीजिएगा खिड़की में घुसा कर,
उसके बाद दोनों पैर खिड़की में घुसा कर निकाल दीजिएगा, यानी पूरा आप नहीं निकल पाए, यानी थोड़ा थोड़ा शरीर का भाग आपका इस पार से उस पार हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा पार हुआ है, इसलिए वो क्या हुआ, पारभासी। यानी ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो आप इस पार से उस पार जा रहे हैं क्लास में, तो वो है पारदर्शी। जब दरवाज़ा ये बंद है, खिड़की भी बंद है और जितना भी उसमें छेद है सब बंद है, तो वो क्या हुआ, उससे क्लास से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या हुआ, पारदर्शी। जब दरवाज़ा बंद है, जब दरवाज़ा बंद है लेकिन खिड़की को खुला छोड़ दिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, निकलने की कोशिश कीजिएगा खिड़की से, लेकिन खिड़की से निकल नहीं पाइएगा, आपका सिर्फ हाथ निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा और पीछे लटक जाइएगा, यानी थोड़ा थोड़ा आप क्या हुए, पार हो गए उस रूम से बाहर की ओर, थोड़ा पार हुए, पूरा पार नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा तो क्या होता है, पारभासी। इतना समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तभी हम तुरंत बता चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में बताए थे क्या, परावर्तन में होता है टकरा कर लौटना। तो किसका टकरा कर लौटना, तो यहाँ बोल रहे हैं हम प्रकाश, यहाँ बोल रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश का टकरा कर लौटना। तो किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपारदर्शी हम क्यों बोले, आप लोग समझ गए, क्योंकि वो पारदर्शी इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो पारदर्शी अगर नहीं बोलेंगे तो प्रकाश क्या होगा, पारदर्शी अगर वस्तु ले लिए तो प्रकाश उस पारदर्शी वस्तु से पार हो जाएगा, तो परावर्तन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रकाश को टकरा कर लौटने के लिए जरूरी है कैसा वस्तु, तो पारदर्शी वस्तु जरूरी है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा किससे होता है, सबसे अच्छा होता है जिस वस्तु का सतह चमकीला हो, उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन अच्छा होता है। लेकिन सबसे अच्छा किससे होता है, सबसे अच्छा होता है दर्पण से टकराकर प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ये मान लिए क्या है, वस्तु है, और कौन वस्तु है, तो समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। तो क्या होगा, इसमें प्रकाश आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो पेंट कर दिए हैं। समतल दर्पण हम लोग जानते हैं किसका पेंट होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, सिल्वर नाइट्रेट का पेंट होता है, ठीक है ना, यानी चांदी का लेप होता है, या जी मतलब चांदी। तो देखो ये प्रकाश आ रही है, तो ये अपारदर्शी वस्तु टकरा के क्या होगा, लौट जाएगा, टकरा कर लौट जाएगा। तो यार ध्यान रखना, ही बताए थे कि जितना तिरछा से प्रकाश आएगा उतना ही तिरछा से टकरा कर वो लौटेगा, ठीक है ना। ये इतना तिरछा था, इसको हम थोड़ा और तिरछा कर देते हैं, जैसे इतना तिरछा कर दिए तो ज़्यादा तिरछा हुआ, जितना तिरछा से आएगा उतना तिरछा से लौट जाएगा। अब हम तिरछा नहीं करते हैं, इसको मार देते हैं कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ये तिरछा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधा लाइन में, बिल्कुल 90 डिग्री पर है। तो जितना तिरछा से नहीं आया तो तिरछा नहीं जाएगा, तो क्या होगा, पुनः उसी पद पर लौट जाएगा। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं गेंद को जब धरती पर बजाते हैं सीधा, तो वो सीधा ही आपके हाथ में आता है, यानी वह पुनः उसी पद पर लौट जाता है। लेकिन जब गेंद को आप धरती पर बजाते हैं तिरछा, तो तिरछा, जैसे गेंद को तिरछा बजा रहे हैं तो तिरछा चला जाएगा, जितना तिरछा बजा देंगे उतना तिरछा गेंद जाएगा। और गेंद को आप एकदम पूरा सुता कर धरती पर बजा रहे हो तो वो क्या होगा, उसी प्रकार वो गेंद सूत कर दूसरी ओर भाग जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से होगा। तो जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से लौट जाएगा, जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री पर लौट जाएगा, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर लौट जाएगा, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर लौट जाएगा। लेकिन याद रखना, जब 90 डिग्री पर आएगा, जब 90 डिग्री पर आएगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम हुआ, कितना नियम हुआ, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन का होता है 2 नियम। पहला नियम क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ प्रकाश आया है, तो जो प्रकाश आ रहा है उसको बोलेंगे आपतित, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है ना। ये भी आ रहा है तो ये भी हो गया आपतित किरण, ये भी आ रहा है तो ये भी हो गया आपतित किरण, ये भी आ रही है तो ये भी हो गया आपतित किरण। और जो प्रकाश टकरा कर लौट कर जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। उसी प्रकार ये लौट कर जा रही है तो ये भी हो गया परावर्तित किरण। और देखो ये आया है, आ रही है तो आपतित, और ये लौट कर जा रही है तो ये हो गया परावर्तित किरण। उसी प्रकार ये लौट कर जा रही है तो ये हुआ परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो बोलेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को, ठीक है ना, आपतित किरण, और किसी वस्तु से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण,
ठीक है ना। और यहाँ पर एक डालते हैं जिस बिंदु से परावर्तित हुआ है, जिस बिंदु से परावर्तित हुआ है, जिस बिंदु पर आपतित हुआ है, जिस बिंदु से परावर्तित हुआ है, जिस बिंदु पर आपतित हुआ है, जिस बिंदु से परावर्तित हुआ है, वहाँ पर डालते हैं एक लंब। लंब मतलब समझते हैं 90 डिग्री। तो मैथ में बोलेंगे तो बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे लंब। लेकिन जब फिजिक्स में बोलेंगे तो इसी को बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ एक अभिलंब डालते हैं यानी 90 डिग्री खींचते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी एक अभिलंब डालते हैं और जब यहाँ अभिलंब डालेंगे तो पुनः वही जो पथ से प्रकाश आ रही है उसी पथ पर अभिलंब भी आ जाएगा और जिस पथ से प्रकाश जा रही है उसी पथ पर अभिलंब हो जाएगा और यहाँ भी डालते हैं अभिलंब। तो पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर होता है या तीनों एक ही तल में होता है, यह पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या हुआ, दूसरा नियम आप ध्यान देना है कि पहले समझते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो दूसरा नियम आसानी से समझ जाएंगे। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलेंगे आपतन कोण, जिसको आई बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण कहते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण आप लोग समझ गए होंगे। आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं। अब समझते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को 8 से इंडिकेट करते हैं, 8 से इंडिकेट करते हैं, 8 से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि जितना आपतन कोण होगा, जितना मान आपतन कोण का होगा उतना होगा परावर्तन कोण का। अगर आपतन कोण 30 डिग्री, परावर्तन कोण 30 डिग्री। आपतन कोण 40 डिग्री तो परावर्तन कोण 40 डिग्री। आपतन कोण 50 डिग्री तो परावर्तन कोण 50 डिग्री। आपतन कोण 90 डिग्री तो परावर्तन कोण 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री परावर्तन कोण नहीं होगा, नहीं तो आपतन कोण होगा। वो कैसे नहीं होगा वो बताएंगे, ठीक है। तो यानी जितना डिग्री आपतन कोण उतना डिग्री परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या हुआ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या हुआ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पहला नियम क्या बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। लेकिन दूसरा नियम क्या बता रहा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हो गया 2 नियम। अब समझना है अगर, तो दूसरा नियम हो गया आपतन कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर। अपरावर्तन, और पहला नियम बता दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है, ये बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आई का मान हो 30 डिग्री तो आर का मान भी होगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। लेकिन जब आपतन कोण होगा 0 डिग्री तब ये भी होगा 0 डिग्री। ये कब होगा, तो देखो बताते हैं अभी हम कि आपतित किरण अगर 90 डिग्री पर आए तो जितना डिग्री पर आता है, तो 90 डिग्री पर आया है तो 90 डिग्री पर लौट जाएगा। अभी हम तो बताए थे कि जितना कोण से झुककर आएगा उतना कोण से झुककर भाग जाएगा। तो ये झुककर नहीं आया है, ये आया इतना झुककर आया तो इतना झुककर भागेगा, यानी 90 डिग्री पर आएगा तो 90 डिग्री पर ही भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, आपतित किरण आ रही है तो आपतित किरण, और ये इधर से लौट कर जा रही है तो ये हुआ परावर्तित किरण। क्या हुआ, परावर्तित किरण। और अगर अभिलंब डालें तो अभिलंब तो इसी पर नहीं डालना पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री तो अभिलंब भी क्या होगा, इसी पर डालना पड़ेगा, तो अभिलंब भी इसी पर होगा। अब आप लोग ध्यान देना है कि अगर हम देखते हैं आपतन कोण, तो आपतन कोण बोलते हैं तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में थोड़ा सा गैप है तब ने कोण बन रहा है। उसी प्रकार परावर्तित किरण कोण, परावर्तन कोण बोलेंगे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में थोड़ा सा गैप है तब ने कोण बन रहा है। यहाँ भी देख लो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में गैप है तब कोण बन रहा है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। लेकिन यहाँ ध्यान दो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है ना, लेकिन पहले समझते हैं आपतन कोण। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये हुआ आपतित किरण और यही हुआ परावर्तित किरण और इसी पर अभिलंब है। तो अब ध्यान दो, आपतन कोण किसे कहते हैं, ध्यान दो, आपतन कोण कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो यहाँ ध्यान दो, आपतित किरण और अभिलंब भी यही है, दोनों के बीच में कोण बन रहा है, थोड़ा सा भी गैप है। जैसे इस प्रकार यहाँ पर गैप था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में थोड़ा सा गैप था, कुछ भी गैप है नहीं, थोड़ा सा गैप है तो कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये रहा आपतित किरण यानी आने वाली किरण और अभिलंब भी इसी पर हुआ, तो क्या आपतित किरण अभिलंब के बीच में थोड़ा सा भी गैप है, नहीं, गैप नहीं है।
तो क्या कोण बन रहा है? नहीं, कोण नहीं बन रहा है। तो कोण नहीं बन रहा है यानी 0 डिग्री, कोण नहीं बन रहा है यानी 0 डिग्री। जब नहीं है तो क्या है? 0 है। तो क्या होगा? आपतन कोण 0 डिग्री। उसी प्रकार देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जाने वाली और अभिलंब BC पर, तो क्या परावर्तित, यहाँ ध्यान दो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में थोड़ा सा भी गैप है। जैसे यहाँ देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में गैप है। यहाँ भी परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में गैप है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, परावर्तित किरण और अभिलंब भी खींचे तो उसी पर आ गया है। क्या दोनों पर थोड़ा सा भी गैप है? गैप नहीं है। तो क्या बन रहा है? कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तब क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, जब समतल दर्पण पर किरण 90 डिग्री पर पड़ती है, किरण 90 डिग्री पर पड़ती है, तो बताओ आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो जब किरण 90 डिग्री पर पड़ेगी तो 90 डिग्री पर जाएगी और अभिलंब भी खींचेंगे तो इसी पर आ जाएगा। तो इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 डिग्री होता है। यह नहीं कि 90 डिग्री मार देना, 90 डिग्री मत मारना। स्टूडेंट लोग ज़्यादा 90 डिग्री सोचता है कि 90 डिग्री नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो हम समझा दिए हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण, यानी यहाँ पे 0 डिग्री बना था तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। ये समझ गया। आगे बढ़ते हैं, दर्पण देखते हैं। दर्पण कितना प्रकार का होता है, ठीक है ना। अगर हम दर्पण का बात करें, दर्पण का, तो देखो दर्पण कितना प्रकार का होगा ये समझना है, ठीक है ना। तो दर्पण होता है 3 प्रकार का। कितना होता है? 3 प्रकार का। दर्पण अगर डायरेक्ट पूछा जाता है 3 प्रकार का, लेकिन हम इसको बांट रहे हैं पहले 2 भाग में, ठीक है ना। पहले होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा हम बांट देते हैं गोलीय दर्पण। अब बोलिएगा समतल दर्पण तो 2 प्रकार का आप बताए हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, लेकिन ध्यान देना गोलीय दर्पण भी होता है 2 प्रकार। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देखो दर्पण सब मिला कितना प्रकार का हो गया? एक यहाँ और एक यहाँ। दर्पण होता है 3। कितना होता है? 3 प्रकार का। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन ध्यान देना, जब क्वेश्चन पूछे कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, तो बोलना है 2। क्या बोलना है? 2। लेकिन जब पूछा दर्पण कितना प्रकार का होता है, 3, 1 2 3। लेकिन जब पूछा गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है तो बोलना है 2, अवतल और उत्तल। क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि बताओ कौन सा दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है? दे देगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? गोलीय दर्पण सिर्फ अवतल और उत्तल होता है। इसमें आंसर होगा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को पहले पढ़ना है समतल दर्पण, उसके बाद अवतल उत्तल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो जो समतल दर्पण के बनाते हैं पहले समतल दर्पण की पिक्चर। समतल दर्पण यानी जिसका प्लेन पूरा समतल हो, न तो टेढ़ा हो, न तो उसका सतह उठा हुआ हो, न तो उसका सतह धंसा हुआ। टेढ़ा मतलब न तो उसका सतह उठा हुआ हो, न तो उसका सतह धंसा हुआ हो। अगर उसका सतह उठा हुआ रहेगा तो उससे उठा हुआ और उससे उत्तल दर्पण। तो जिसका सतह उठा हुआ रहेगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसका सतह अंदर होगा तो उससे अंदर और उससे अवतल दर्पण। जिस दर्पण का सतह अंदर होगा, जिस दर्पण का सतह अंदर होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर होगा तो उससे अंदर होगा तो होगा उससे अवतल दर्पण। और जिसका सतह परावर्तित सतह उठा होगा तो उससे उठा, उससे उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में, ठीक है ना। तो ये हम बना दिए समतल दर्पण, यानी इसका सतह न तो उठा हुआ है न तो धंसा हुआ है। और ये हम कर दिए हैं पेंट। किसका पेंट किया जाता है? तो चांदी का लेप का। चांदी की लेप में किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका पेंट किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। अब यहाँ ध्यान देना है, तो हम पढ़ा रहे थे समतल दर्पण के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। तो हम बनाए थे एक समतल दर्पण। क्या बनाए थे? समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है ना। बताते समतल दर्पण में जो पेंट होता है, ये पेंट किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का, ठीक है ना। अब ये हम लेते हैं इसमें, इसके बीचों बीच एक रखिए खिसके हैं, जिसको आगे सीखिएगा आप लोग। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पर एक वस्तु को रखते हैं, ठीक है ना, इसके सामने। समतल दर्पण आप लोगों के घर में होता है, जो आप लोग का चेहरा देखने के लिए जो आईना होता है वो होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। जो आप लोग आईना देखते हैं तो बस उसी से तुलना करना है। और मान लो यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है ना।
मोमबत्ती से तो हज़ारों किरण निकलती है, बहुत सारा किरण निकलता है, लेकिन ध्यान रखना प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होता है। किरण तो लाखों करोड़ों निकलता है, यानी अनंत किरण निकलता है, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ता है। तो मान लो कि एक किरण मोमबत्ती से निकली और सीधे 90 डिग्री पर, सीधे 90 डिग्री पर, ठीक है ना, सीधे 90 डिग्री पर दर्पण से टकरा गई। अभी हम आप लोग को पढ़ाए थे कि जब 90 डिग्री से दर्पण से टकराएगा, जब 90 डिग्री से दर्पण से टकराएगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो पुनः उसी पथ पर क्या हुआ, लौट गया। अब आप लोग देखिएगा, जब इधर को वस्तु इधर को व्यक्ति देख रहा है, इधर से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उसको लगेगा कि ये किरण इधर से नहीं आ रही बल्कि ये किरण इधर से जा रही है। तो उसको प्रतीत होगा कि ये किरण जो है पीछे से जा रही है। तो जब प्रतीत होता है, ये तो आई थी इधर से और टकरा कर लौट कर जा रही है इधर, तो जब इधर जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या, इधर किरण इधर से इधर आ रही थी लेकिन टकरा कर इधर जा रही है। तो जब इधर जो वस्तु व्यक्ति रहेगा उसको लगेगा कि किरण इधर से ही जा रही है। तो ये क्या हुआ, प्रतीत होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किरण इधर से जा रही है। जब प्रतीत होता है उसको दिखाते हैं टूटा हुआ लाइन से, यानी किरण लग रहा है कि पीछे से आ रहा है, किरण लग रहा है पीछे से आ रहा है। तो लग रहा है, लगेगा, जब उसको लगेगा तो उसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी, या उसी को बोलते हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक लाइन को टूटा हुआ लाइन से दिखाया जाता है। अच्छा, मोमबत्ती तो कोई वैसा भी पर का किरण होगा जो यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर जिसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है ना, ये सीखिएगा आप लोग आगे। तो मोमबत्ती से वैसा जब अनंत किरण निकलता है तो कोई किरण ऐसा भी होगा जो यहाँ पर आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया है, तो अभी हम पढ़ाए थे कि जब समतल दर्पण से किरण जितना डिग्री से टकराती है उतना डिग्री से लौट जाते हैं, जितना डिग्री से टकराती है उतना डिग्री से लौट जाते हैं। जितना तिरछा से आएगा उतना तिरछा से टकरा कर लौट जाएगा। तो इतना तिरछा सा रहा है, इतना तिरछा से क्या होगा, इतना तिरछा से टकरा कर लौट जाएगा। तो देखो ये लौट गया है। लेकिन कोई व्यक्ति इधर से खड़ा है तो वो देखेगा तो लगेगा वो किरण जो है इधर से, क्या बोल सकता है वो आ रहा है, वो कभी नहीं बोल सकता कि ये किरण जो है इधर से आ रहा है। वो डायरेक्ट बोला कि ये किरण लग रहा है पीछे से आ रहा है, तो लग रहा है फिर, लेकिन वास्तव में तो पीछे से नहीं आ रहा है। तो लग रहा है, तो लग रहा है, तो उसको दिखाएंगे टूटा हुआ लाइन से। तो इसको पीछे बढ़ाओ, यानी पीछे से लग रहा आ रहा है तो पीछे बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। पीछे क्या किए, बढ़ाते गए, पीछे क्या किए, बढ़ा दिए। तो ये कहाँ पहुँच गया है, इसको पीछे बढ़ाए थे, ये पहुंच गया है यहाँ पर। लेकिन ये क्या, कल्पना किए थे कि ये लग रहा है प्रकाश पीछे से आ रहा है, ये भी लग रहा है प्रकाश पीछे से, कल्पना किए थे। तो जो कल्पना किए थे उसको बोलते हैं, कल्पना ही बोलते हैं, या उसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। तो ये जो प्रतिबिंब बना है इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि सबकी यहाँ पर कल्पना किए हैं। आभासी प्रतिबिंब या इसी को बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर हम क्या किए थे, कल्पना किए थे, इसलिए इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आप लोग ध्यान दें कि जब भी आभासी प्रतिबिंब बोलेगा तो देखो वस्तु मुख अक्ष के ऊपर था तो प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, वस्तु मुख अक्ष के ऊपर था तो प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो जैसे बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, समझाना प्रतिबिंब क्या है, सीधा, क्या है, सीधा, क्योंकि ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर, तो यानी ये सीधा था तो ये भी सीधा। अगर नीचे बनता तो उसको बोलते उल्टा। क्या बोलते हैं, उल्टा। तो जैसे बोलेंगे आभासी या काल्पनिक, समझाना वस्तु क्या बन रहा है, सीधा। क्या समझाना, वस्तु क्या बन रहा है, सीधा। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा, सॉरी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा। जैसे आभासी सुनेगा, बोलेगा कोई वस्तु आभासी प्रतिबिंब बताओ वो सीधा है कि उल्टा है, तो बोल देंगे सीधा। काल्पनिक से बताओ वो सीधा है कि उल्टा है, बोलेंगे सीधा, ठीक है ना। लेकिन जब वास्तविक आएगा तो हो जाएगा उल्टा, वो आगे सीखिएगा, ठीक है ना। तो समतल दर्पण की विशेषता देख लेते हैं। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण का पहला विशेषता क्या हुआ, पहला विशेषता ये हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखो ये ऊपर तो प्रतिबिंब भी ऊपर, अगर ये नीचे बन जाता तो हो जाता उल्टा, ये इधर तो ये इधर उल्टा होता, लेकिन ये बन रहा है ऊपर। क्या बन रहा है, ऊपर। यानी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। जितना हम बोल रहे हैं पूरा लिख रहे हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं सिर्फ सीधा। तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, किसमें, समतल दर्पण। दूसरा क्या, सीधा को ही बोलते हैं आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी या आभासी को बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है। आभासी काल्पनिक मतलब सीधा बनता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर, अब समतल दर्पण में देखिएगा, जब आप दर्पण के सामने जाते हैं, समतल दर्पण में आप दर्पण के सामने अपना चेहरा देखने जानते हैं, तो आप देखते हो कि आप दर्पण की ओर अगर आप चल के बढ़ते होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब भी होगा वो भी दर्पण की ओर आता होगा।
आप अगर यहाँ खड़ा हो गए तो प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर खड़ा हो जाता होगा। अगर आप अपना चेहरा दर्पण में सटा देते होंगे तो देखते हैं उधर से भी वो सट गया है, वो भी अपना चेहरा सटा दिया है दर्पण में। अगर आप प्रतिबिंब से दूर जाते होंगे और तो वो भी देखते होंगे कि आपका जो चेहरा है वो आपका जो चेहरा है वो भी प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। इससे पता चल रहा है अगर आप यहाँ जाकर खड़ा हो गए तो वो भी उतना दूरी पर यहाँ जाके खड़ा हो गया। इससे पता चल रहा है कि जितना दूरी पर समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु रखा है, उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु दूरी बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी। क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी। ये समझ गए? ठीक है ना। अगला देखते हैं। आप देखते होंगे कि समतल दर्पण के सामने जब आप खड़ा होते होंगे, ठीक है ना, आप खड़ा होते होंगे तो आप जब अपना दाहिना हाथ उठाते होंगे तो वो अपना बायां हाथ उठाते होंगे। या आप इस तरह नहीं समझ रहे हैं तो आप देखिए कि समतल दर्पण के सामने आप ले जाइए, ठीक है ना, उसको लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए एप्पल, कुछ कागज़ में एप्पल लिख के समतल दर्पण के सामने ले जाइए। देखिएगा जब आप एप्पल लिख दिए हैं, आप उसको दर्पण में देखिएगा तो दर्पण में आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा, यानी सब उलट गया। ये ई इधर आ गया है, यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा, यहाँ पर आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा। ई पलट जाएगा यानी ये साइड, एल भी पलट जाएगा यानी ये साइड, पी भी पलट जाएगा यानी इस तरह, और ए भी पलट जाएगा तो ए पलटेगा तो उसी तरह रहेगा। तो आपको इस तरह दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरह दिखाई देगा। तो ये सिर्फ इस प्रकार पलटी मार दिया है। क्या हुआ? इस प्रकार पलटी मार दिया है। तो समतल दर्पण में आप जब सामने कुछ लेते जाते होंगे देखते होंगे कि वो इस तरह से पलटी मार दिया है, यानी दायां भाग बायां में बदल गया है, बायां भाग दायां में बदल गया है। और वो ये इस तरह नहीं हुआ कि उसका मुंडी जो है वो नीचे चला गया, पैर ऊपर आ गया, इस तरह नहीं हुआ है, सिर्फ इस भाग से उस भाग में पलटी हो गया है। तो इस प्रकार का पलटना कहलाता है पार्श्विक रूप से उल्टा। इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। यानी जब इसको बोलेंगे पार्श्विक रूप से उल्टा, जब आपका पैर नीचे है और मुंडी ऊपर है, पैर नीचे है मुंडी ऊपर है, तो मुंडी नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए तो उसको बोलेंगे उल्टा। क्या बोलेंगे? उल्टा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ ऐसे था तो ऐसे पलट गया है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। मान लो आप दर्पण के सामने इस प्रकार खड़ा है, ठीक है ना, आप दर्पण के सामने इस प्रकार खड़े हैं, ऐसे, ठीक है ना। अब लेकिन दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा किस प्रकार? इस प्रकार दिखाई देगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ये हाथ इधर खड़ा था लेकिन ये हाथ देखो इधर आ गया खड़ा, ये हाथ इधर नीचे था लेकिन ये हाथ देखो इधर चला गया नीचे, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। अभी बताए थे कि दर्पण के सामने आप जब एप्पल कागज़ में लिख के लेते जाइएगा या कुछ भी लिख के लेते जाइए, अपना नाम लिख के लेते जाइए, तो ये क्या होगा? ये पलटी मारेगा, ये ई है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? एप्पल भी गलती हो रहा है, ये एल है, ये क्या है? ई है, ये एल है, ये क्या है? ई है। तो ये पलटी मारेगा, यानी ई इस प्रकार पलटी नहीं मारेगा, ई ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे डायरेक्ट नहीं पलटेगा, यानी एल ऊपर अब मुंडी नीचे इस प्रकार नहीं होगा, एल सिर्फ इधर ऐसे पलट जाएगा, यानी एल ऐसे हो जाएगा, पी इस प्रकार घूम जाएगा और ए भी ऐसे। इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चौथा नंबर समतल दर्पण की क्या विशेषता है? चौथा नंबर समतल दर्पण की विशेषता है कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। आप देखते होंगे समतल दर्पण के सामने आप खड़ा होते होंगे तो धीरे धीरे उसके सामने जाते होंगे तो जितना आपका मुंडी अगर यहाँ तक पहुँचा है और आप मुंडी दर्पण में सटा दीजिए तो ये नहीं कि आपका मुंडी इधर इतना यहाँ दिखाई देगा, आपका मुंडी भी यहाँ सटा हुआ दिखाई देगा, यानी जितना बड़ा आप थे उतना बड़ा क्या हो रहा है? आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की ऊंचाई जितना ऊंचा वस्तु है यानी 5 फीट का है तो ये प्रतिबिंब बनेगा 5 फीट का। अगर ये वस्तु 10 फीट का है तो प्रतिबिंब बनेगा 10 फीट का। अगर आप दर्पण के सामने चल गए हैं और आप अगर दर्पण के सामने चल गए हैं और अगर आप हैं 6 फीट का तो आपका प्रतिबिंब बनेगा 6 फीट का। अगर आप हैं 5 फीट का तो आपका प्रतिबिंब बनेगा 5 फीट का। यानी जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना ऊंचाई वस्तु का उतना ऊंचाई प्रतिबिंब का। यानी अगला विशेषता होता है समतल दर्पण की वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये होता है अगला विशेषता। अगला विशेषता पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण का अगला जो विशेषता है वो है क्या? वो है कि आप के सामने एक समतल दर्पण है और आप चाह रहे हैं कि हम इस समतल दर्पण में अपना
पूरा प्रतिबिंब को देखें, ठीक है ना, पूरा प्रतिबिंब को, यानी पूरा चेहरा को, यानी सर से लेकर पाँव तक हम अपना चेहरा इस दर्पण में देखें। तो कितना बड़ा, कम से कम कितना बड़ा, कम से कम कितना बड़ा दर्पण लें कि मेरा पूरा चेहरा यानी सर से लेकर पाँव तक, पूरा बॉडी यानी सर से लेकर पाँव तक इस दर्पण में दिखाई दे, ठीक है ना। आप देखते होंगे आपके घर में छोटा सा आईना होता होगा तो उसमें तो पूरा चेहरा दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन कितना बड़ा दर्पण ले, कम से कम कितना बड़ा दर्पण ले कि आपका पूरा बॉडी यानी सर से लेकर पाँव तक दिखाई दे। याद रखना, किसी व्यक्ति को अपना पूरा बॉडी देखने के लिए यानी सर से लेकर पाँव तक देखने के लिए कम से कम कितना बड़ा समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा। तो याद रखना, जितना लंबा वो व्यक्ति है, जितना लंबा आप हैं, उससे कम से कम उससे आधा लंबाई का दर्पण का आवश्यकता पड़ता है। यानी आपका लंबाई अगर 5 फीट है तो आपको दर्पण में अपना पूरा सर से लेकर पाँव तक देखना है चेहरा, ठीक है ना, बॉडी देखना है, तो आपको कम से कम 2.5 फीट का दर्पण का आवश्यकता पड़ेगा। यानी जितना लंबा आप, उससे आधा लंबाई की दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना। अगर आप 2 फीट के लीजिएगा तो पूरा नहीं दिखाई देगा, कम से कम 3 ले लीजिए तो दिखाई दे देगा, लेकिन कम से कम हम बता रहे हैं कि आपकी लंबाई से आधा लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा अपना पूरा बॉडी को देखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो वो चाहता होगा कि अपना पूरा बॉडी को दर्पण में देखने के लिए, तो इसके आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा। यानी 6 फीट का है तो 3 फीट की लंबाई की दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम चाहेंगे कि हम ले लें 2.5 फीट का दर्पण ले लें, पूरा चेहरा देख लें, ये व्यक्ति चाहेगा कि हम 2.5 फीट का दर्पण ले पूरा चेहरा देख लें, तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन 4 फीट का लेगा तो दिखाई दे देगा, क्योंकि 4 फीट से बड़ा है। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 3 फीट। कितना चाहिए, 3 फीट। यानी किसी व्यक्ति को अपना पूरा बॉडी को समतल दर्पण में देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण का आवश्यकता पड़ेगा, तो कम से कम उसके लंबाई के आधे, ये हुआ छठा विशेषता। 7वां विशेषता देखते हैं समतल दर्पण का। समतल दर्पण का 7वां विशेषता क्या है, समतल दर्पण का जो फोकस से दूरी होता है, ठीक है ना, फोकस दूरी जो होता है, और वक्रता त्रिज्या, ये आगे समझिएगा, अभी नहीं समझ रहे तो आगे आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो फोकस दूरी की समतल दर्पण की फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। तो वक्रता मतलब क्या होता है, टेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा। तो देखो ये दर्पण तो थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं है, इसलिए इसमें वक्रता केंद्र तो इसमें होगा नहीं। यानी केंद्र कहाँ होगा, अनंत में। अनंत में। यानी समतल दर्पण में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र सब कहाँ होता है, अनंत पर। कहाँ होता है, अनंत पर। क्यों अनंत पर होता है, तो आगे जब हम पढ़ाएंगे फोकस किससे कहते हैं, वक्रता दूरी किससे कहते हैं, तो समझाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अब याद रखना, समतल दर्पण में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र अनंत में होता है। इसलिए जब फोकस बिंदु अनंत पर है, वक्रता केंद्र अनंत पर है, तो सिंपल सी बात है, तो फोकस दूरी भी कितना होगा इसका, फोकस दूरी की लंबाई कितना होगा, तो फोकस दूरी की लंबाई भी अनंत बोलेंगे। वक्रता केंद्र अनंत पर तो बोलेंगे वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो वक्रता त्रिज्या की भी लंबाई बोलेंगे अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। किसमें, समतल दर्पण में। तो ये रहा समतल दर्पण की विशेषता। कल हम शुरू करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है ना। तो अभी तक इतना पढ़ाए हैं, एक बार रिविजन कराते हैं। क्या क्या पढ़ाए थे क्या, प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़ाए थे, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। फिर पढ़ाए थे वस्तु में प्रकाश को उत्पन्न की दृष्टि से वस्तु 2 प्रकार का होता है, प्रदीप्त एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु से कहते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रदीप्त वस्तु से कहते हैं इससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। इससे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त वस्तु है, तारा से प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त वस्तु है, लैंप है, लालटेन है, बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। इसलिए थे पत्थर, कॉपी, कलम, ईट, ये सब क्या था, वो प्रदीप्त वस्तु था। और बताते हैं चंद्रमा भी क्या, प्रदीप्त वस्तु है। फिर बताते हैं बीम किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को बीम कहते हैं, बताए थे। और बीम बताए थे 3 प्रकार का होता है, बताया था अभिसारिक किरण पुंज, बीम बता दिए वहाँ पर, गलती हो गई। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, वहाँ पुंज बताना चाहिए था तो हम बता दिए बीम, गलती हो गया। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। बताते किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या बताया था, अभिसारी किरण पुंज बताए थे कि वैसा किरण पुंज जहाँ पर किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। फिर बताया था अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसा किरण पुंज जहाँ किरणें एक बिंदु से निकल कर फैलते हुए चली जाती है उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं कि किरणें समांतर रूप से चलती है उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। फिर बताए थे कि किसी वस्तु से प्रकाश के आर पार होने की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार का होता है, वस्तु 3 प्रकार का होता है। बताए थे क्या, बताए थे पारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे बताया था, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए,
जैसे लिए थे हम सफ़ा कांच लिए थे, सफ़ा पानी लिए थे, ठीक है ना, हवा लिए थे, ये सब क्या था, पारदर्शी वस्तु। फिर बताया था पारदर्शी वो मतलब नहीं, पार मतलब पार होना, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता उसे बोलते हो पारदर्शी वस्तु। जैसे हम बताए थे कॉपी ले लो, किताब ले लो, पत्थर ले लो, ईंट ले लो, आपका दीवार है, दीवार से इस पार देखिए दिखाई नहीं देगा तो वो क्या पारदर्शी वस्तु। फिर बताते पारभासी वस्तु यानी थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार हो, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो उसे बोलते पारभासी वस्तु। इसे लिए थे क्या हम, घिसा हुआ कांच, घिंचा हुआ कांच। जैसे बताए थे कुहासा, क्या बताए थे, कुहासा। फिर बताए थे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये सब क्या था, पारभासी वस्तु। फिर बताए थे कि समतल दर्पण में आपतित किरण किसे कहता था, आने वाले किरण को, आपतित किरण और टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और फिर बताए थे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर बताए थे परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है या तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम बताया था आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फिर बताया दर्पण 3 प्रकार का होता है, क्या क्या बताए थे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना। उसमें बताए थे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कौन सा कौन होता है, तो उत्तल और अवतल, ठीक है ना। फिर बताए थे कि समतल दर्पण की विशेषता बताए थे, समतल दर्पण की विशेषता क्या बताए थे, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, आभासी और काल्पनिक बनती है, आभासी और काल्पनिक बनती है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है, जितना दूरी पर वस्तु उतना दूरी पर प्रतिबिंब होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है बताए थे। फिर बताए थे वस्तु को ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब को, चाहे जितना ऊंचा वस्तु उतना ऊंचा प्रतिबिंब। फिर बताए थे कि अपना पूरा बॉडी को बस किसी समतल दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितना लंबाई का समतल दर्पण का आवश्यकता पड़ेगा, तो आपके लंबाई से आधा, आपके लंबाई से आधा, आप 5 फीट का है तो 8 फीट का चाहिए, आप 6 फीट का है तो 3 फीट का समतल दर्पण चाहिए। फिर पढ़ाए थे कि समतल दर्पण में जब फोकस बिंदु होता है और वक्रता केंद्र होता है वो होता है अनंत पर। जब फोकस बिंदु अनंत पर तो फोकस दूरी कितना होगा, अनंत। जब वक्रता केंद्र अनंत पर तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा समतल दर्पण में, तो अनंत, ठीक है। तो इतना चीज पढ़ा चुके हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा गलती बता दी थी, बीम बता दिए थे, किरण पुंज बताना चाहिए थे, किरण पुंज, यहाँ बताए थे पुंज बताए थे, तो यहाँ पर पुंज के जगह पर कर लेना किरण पुंज, क्या कर लेना है, किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऐसे अभी सारे किरण पुंज, समानता किरण पुंज, अब सारे किरण पुंज, इतना पढ़ा चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट करें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो फटाफट दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है।